फिल्म टाइडल वेव पानी के अंदर समुद्र के एक दृश्य से शुरू होती है जहां हमें एक रहस्यमयी नीली रोशनी दिखाई देती है। इसके बाद हम उसी समुद्र में एक नाव पर तीन लोगों यानी कि दो लड़कों और एक लड़की को देखते हैं। वो मछली पकड़ रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। फिर हमें दूसरी नाव से पटाखे की आवाज सुनाई देती है जहां कुछ पर्यटक पार्टी कर रहे हैं। उन्हें समुद्र के बीच में शोर करते देख वो तीन मछुआरे उन युवा लोगों को पटाखे जलाने के लिए मना करते हैं। युवा पर्यटक उनकी बात इग्नोर करते हैं। मछुआरे उन्हें पुलिस को सौंपने की धमकी देते हैं, जिसके बाद युवा पर्यटक पटाखे छोड़ देते हैं। इस घटना के बाद वे तीनों अपनी नाव पर मछली पकड़ने के लिए वापस चले जाते हैं। उनमें से एक को लगता है कि उसने एक बड़ी मछली पकड़ी है, लेकिन जब वो मछली पकड़ने वाली छड़ी का ट्रिगर खींचता है तो ये देखता है कि उसने एक मृत शरीर उठाया है। लड़की फिर अपने पानी के नीचे के कमरे के माध्यम से उसी नीली रोशनी को देखती है। उन्हें लगता है कि लाश वहीं से आई है और वो शव को नाव पर लाते हैं और अधिकारियों को बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो मृत व्यक्ति जाग जाता है और लड़की जादा पर हमला कर देता है। मरा हुआ आदमी वास्तव में एक ज़ॉम्बी में बदल गया है। जादा के चाचा रे ज़ॉम्बी को मारने और जादा को बाहर निकालने की कोशिश करता है। रे इससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत मजबूत है। दूसरा लड़का हंटर उसके बचाव में आता है और ज़ॉम्बी पर अपने हथियार से हमला करता है। हंटर के कई हमले के बाद भी ज़ॉम्बी मरा नहीं है और उन पर हमला करने के लिए वापस आता है। जब रे और हंटर उसे मारने का कोई दूसरा तरीका नहीं खोज पाते हैं तो वो उसे दूर करने के लिए नाव से वापस समुद्र में धकेल देते हैं। ज़ॉम्बी नाव से दूर तैरता है, जबकि ज्यादा हमले के बाद बुरी तरह जख्मी हो जाती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर समुद्र तट के किनारे एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां एक माँ और उसकी छोटी बेटी एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई दे रही है। घटना स्थल से हमें पता चलता है कि महिला का पति चला गया है और वो अकेली है। फिर उसी समय उसे हंटर का फोन आता है और जादा के इलाज में उसकी मदद मांगता है। वो महिला असल में डॉक्टर केंजी राइट है। वो जादा की जांच करती है और उसे अस्पताल भेजती है। रे जादा के साथ अस्पताल जाता है। हंटर घटना के बारे में शरीफ अकोनी से बात करने के लिए रुक जाता है। अकोनी शुरू में हंटर के दावों को बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं, लेकिन किसी तरह समुद्र के नीचे से आने वाली नीली रोशनी को देखने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद शॉ और अकोनी पानी के कैमरे की मदद से समुद्र में नीले लाइट आने की जगह को खोज रहे होते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि शॉ और अकोनी चारों ओर लाशों के झुंड से घिर चुके हैं जहां से नीली लाइट आ रही थी। अकोनी जल्दी से शॉ को वहां से निकलने के लिए कहता है और अपने पुलिस अधिकारियों को एक महासंकट का हवाला देते हुए बीच को खाली करने का आदेश देता है। फिर जैसे ही सभी को समुद्र तट से निकाला जाता है, सुनामी आने लगती है। शॉ और अकोनी खुद को सुनामी और ज़ॉम्बी दोनों से बचाने के लिए भाग रहे हैं और किसी तरह भागने में सफल हो जाते हैं। सभी ज़ॉम्बी सुनामी लहर के साथ किनारे पर पहुंच चुके हैं और अब अपनी अपनी तरह से सभी पर हमला बोल रहे हैं। अकोनी को अब शॉ की बात पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है और वो दोनों ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अस्पताल में ज्यादा मर जाती है और एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वो पहले वार्ड बॉय को मारती है और दूसरों के पीछे दौड़ती है। शॉ और अकोनी रे का ट्रक लेते हैं और ट्रक के अंदर छिपे दो अन्य लोगों के साथ शहर में चले जाते हैं। ये दोनों लोग वही लोग हैं जिन्हें शॉ ने नाव पर पटाखे जलाने से रोका था। अगला सीन हमें वापस अस्पताल में ले जाता है जहां जादा ने रे को छोड़कर सभी को मार डाला है। जैसे ही वो डॉक्टर राइट पर हमला करने वाली होती है, रे उसे बचा लेता है और दोनों एक कमरे के अंदर छिप जाते हैं। जादा ने जिन लोगों को अस्पताल में मारा था वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगे थे। वे सभी रे और राइट पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इन सब से बचने के लिए वो छत पर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ शहर में लगातार सभी पर ज़ॉम्बी हमला कर रहे हैं। शॉ ज़ॉम्बी सेना पर एक मिसाइल दागता है, लेकिन वो अभी भी किसी तरह जीवित रहते हैं और ज़ॉम्बी सुनामी की एक और लहर किनारे से टकराती है। शॉ और अकोनी फिर ट्रक लेकर स्टेशन से दूर चले जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि सैम, डैग और अकोनी की बेटी अभी भी अपने जीवन के लिए भाग रही है। सैम और डैग इवान को ढूंढते हैं और उनकी वैन के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन इवान मारा जाता है। अकोनी की बेटी को एक रहस्यमय व्यक्ति का पहाड़ी पर घर मिलता है जिसके पास पूरे शहर में कैमरे हैं और वो इन ज़ॉम्बीज के बारे में बहुत कुछ जानता है। तानी अपने पिता को ये बताने के लिए बुलाती है कि वो सुरक्षित है और वो कहाँ छिपी है। अकोनी को पता है कि वो जगह ड्रिस्कॉल नाम के एक सनकी की है, लेकिन वो खुश है कि वो सुरक्षित है।
तानी उसे सैम को खोजने और उसे बचाने के लिए कहती है। इसी बीच डग ने ज़ॉम्बीज़ का सारा ध्यान हटाकर सैम के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। शॉ और अकोनी सैम को बचाते हैं और राइट और रे को बचाने के लिए अस्पताल जाते हैं। सैम नर्स स्टेशन जाती है और अपनी माँ को दूसरी मंजिल पर आने के लिए कहती है, जहाँ वो उसका इंतजार कर रहे हैं। शॉ और अकोनी बिजली के झटके की मदद से दूसरी मंजिल पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। सैम और रे फिर फर्श पर पहुंचते हैं और वे सभी अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी से लड़ते हुए अकोनी घायल हो गया है। फिर वो सभी ड्रिस्कॉल के घर जाते हैं ताकि वे और मदद मांग सके और अपनी सुरक्षा कर सके। जब अकोनी ड्रिस्कॉल के रेडियो का उपयोग कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि घर के अंदर एक ज़ॉम्बी है जिस पर ड्रिस्कॉल प्रयोग कर रहा था। अकोनी को ज़ॉम्बी ने काट लिया जबकि बाकी लोग उसे मार देते हैं। ड्रिस्कॉल उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बी को टीजर या बिजली के झटके से मारा जा सकता है। वे ज़ॉम्बी को जलाने के लिए शहर की पूरी बिजली लाइन को उड़ाने की योजना बनाते हैं। शॉ और केंजी राइट बाहर जाते हैं ताकि वे घर के बाहर सभी ज़ॉम्बीज को मारकर रास्ता साफ कर सके। बाकी सभी गोला बारूद लोड करने लग जाते हैं ताकि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। सभी ज़ॉम्बीज को साफ कर दिए जाने के बाद वे सभी ड्रिस्कॉल के घर से सुरक्षित निकल जाते हैं। रास्ते में शॉ और केंजी के पास एक रोमांटिक पल होता है जहां केंजी शॉ को सैम के देखभाल करने के लिए कहती है अगर उसे कुछ भी हो जाता है। मरने से पहले अकोनी सभी को एक रहस्य बताता है। वो बताता है कि रोवोक फार्मास्यूटिकल 30 साल पहले एंटी एजिंग ड्रग बनाने के लिए शहर आया था। उन्हें अमेरिका में FDA से अनुमति के बिना मनुष्य पर इसका परीक्षण करने की आवश्यकता थी। वो द्वीप पर कर्मचारियों, रोगियों और सुरक्षा कर्मियों को लेकर आए और द्वीप के अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि वो अपना प्रयोग आराम से कर सके। अकोनी उन अधिकारियों में से एक था जिन्होंने उन सभी प्रयोगों को करने की मदद की। बाद में उन्हें कहा कि दवा सही नहीं थी, इसका इस्तेमाल मनुष्य पर नहीं किया जाना चाहिए था और उन रोगियों पर इसका गंभीर दुष्प्रभाव पड़ा। उन्होंने आगे खुलासा किया कि इससे पहले कि वो उन्हें गिरफ्तार कर पाते, वो सभी रोगियों के साथ अपने प्रायोगिक जहाज को समुद्र में डुबोते हुए द्वीप से भाग गए। शॉ और केंजी को एहसास हुआ कि वो कुछ ऐसी दवा बना ही नहीं रहे थे, ये तो एक जैविक हथियार था जिसे बनाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, और इसमें वो सफल भी रहे। अकोनी शॉ को अपना पुलिस बैच देता है और उसे सभी का ख्याल रखने के लिए कहता है। जब वो सभी ये बातचीत कर रहे होते हैं तो ज़ॉम्बी का एक पूरा ग्रुप उन पर हमला कर देता है। शॉ और ड्रिस्कॉल उनका मुकाबला करते हैं जबकि ज़ॉम्बी काटने की वजह से अकोनी की मृत्यु हो जाती है। अन्य लोग अकोनी को अपने हाथ में एक हथगोला लेकर पीछे छोड़ देते हैं ताकि उसके साथ बाकी सभी ज़ॉम्बीज विस्फोट में मारे जा सके। तानी, रे और ड्रिस्कॉल योजना के अपने हिस्से को अंजाम देने के लिए जहाज में चले जाते हैं, जबकि शॉ, केंजी और सैम मुख्य बिजली लाइन पर जाते हैं। ड्रिस्कॉल सभी C4 बॉम्ब्स को जहाज पर रखने के लिए तैयारी करता है ताकि वो इसे उड़ा सके, लेकिन जब वो समुद्र में कूदता है तो उस पर 2 लाशों द्वारा हमला किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। इसी बीच शॉ सभी ज़ॉम्बी को झील में ले जाने की कोशिश करता है जिसमें बिजली के तार जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें झील में ले जाने वाला होता है उस पर एक शक्तिशाली विशालकाय ज़ॉम्बी हमला कर देता है। केंजी सैम को पीछे छोड़ने में उसकी मदद करने के लिए जाता है क्योंकि वो अकेला है जो करंट की सप्लाई के लिए ट्रिगर खींच सकता है। शॉ किसी तरह ज़ॉम्बीज को झील में धकेलने में कामयाब रहता है और सैम बिजली के झटके से सभी लाशों को मारने के लिए ट्रिगर खींचता है। समुद्र में रे तानी को उसकी रक्षा के लिए नाव से दूर भेजता है और जहाज को नष्ट करने के लिए पूरी नाव को अपने और अन्य लाशों के साथ उड़ा देता है। परिणामी विस्फोट एक और सुनामी का कारण बनता है, लेकिन इस बार उसके साथ कोई लाश नहीं होती। तानी, सैम, केंजी और शॉ से मिलने के लिए जिंदा किनारे पर पहुंचती है। केंजी और शॉ एक दूसरे के लिए प्यार को स्वीकार करते हैं और किस भी करते हैं। अंतिम दृश्य में हम चारों को एक दूसरे के गले लगते हुए और युद्ध में हारे हुए लोगों को याद करते हुए देखते हैं।